स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे, कहानी सुनाएंगे आपको डबल इंटीग्रेशन की। सो डबल इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको सिंगल वेरिएबल कैलकुलस को आना चाहिए। मतलब वो कैलकुलस जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, वो इंटीग्रेशन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो डिफरेंशिएशन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज जितने भी इंटीग्रेशन के रूल्स हमने पहले पढ़े थे ना, पिछली दफा इंटीग्रेशन की वीडियो में सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में, इट रिमेन सेम। वो बदलेंगे नहीं, बट कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं दुनिया में, तो कुछ नई चीजें सीखेंगे, उनको फिल करेंगे। ये वो कैलकुलस का पार्ट है जिसको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कहते हैं, और ये वो कैलकुलस का पार्ट है जिसकी बेतहाशा एप्लीकेशन है। बहुत मतलब इंजीनियर्स इसको यूज इस चीज को करते हैं, राइट। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यार टेंशन किस बात की है। सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट वी न्यू दैट, हम क्या जानते हैं। ओके, सो हमारे पास ये चीज थी विच इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में एक फंक्शन था जिसको हमने इंटीग्रेट किया। हाउ इज इट ए सिंगल वेरिएबल का फंक्शन? बिकॉज ये देखो एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। जब फंक्शन एक वेरिएबल का है तो उसको डिफरेंट इंटीग्रेट भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही किया जा रहा है। बात समझ आई? डी एक्स आया था। बात समझ आई कि नहीं? अल्लाह करे तुम पहुंचे हो। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहानी में आएगा ट्विस्ट। और हम जब मैं फंक्शन लूंगी ना, वो दो वेरिएबल्स का होगा, डबल 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 की वजह से। तो हम दो वेरिएबल वाला फंक्शन लेंगे, और अब उसको जब इंटीग्रेट करना होगा ना, तो अब क्योंकि दो वेरिएबल है तो यू चूज डी एक्स एंड डी वाई। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई मैंने वेरिएबल डी एक्स एंड डी वाई लिए तो ऑलवेज, तो आप इस तरह करो, ये ले लो, आप एक्स एंड टी ले लो, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपको डी एक्स और डी टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन आएगा, राइट। ओके, सो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो मुझे करनी है वो ये है कि डबल इंटीग्रेशन में जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स किए थे ना, मतलब ये कि जिसमें ए और बी लिमिट्स गिवन होती थी, तो डबल इंटीग्रल्स में याद रखना हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल की तरह लिमिट्स हमें हमेशा पता होंगी वो क्या है कि नहीं है। बात समझ आ गई? सिमिलरली यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज इट। डबल इंटीग्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल वाला फंक्शन होगा, उसको हम इंटीग्रेट भी दो बार ही करेंगे और दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। लेकिन हम एक वक्त में एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम एक वक्त में दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी को पता हो तो, अब मैंने तो पढ़ाई नहीं है खैर से, जब अगर हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, तो हम उसको जब इंटीग्रेट करते होते हैं ना, तो हम उसको पार्शियली इंटीग्रेट करते हैं, राइट। एक वक्त में समझ आई कि नहीं? आई होप कि आप पहुंचे हो। नहीं समझ आई तो खैर है, उस बात को रहने दो, अभी हम इधर ही जाते हैं इंटीग्रेशन पर, राइट। बात समझ आ गई है? एक बात तो ये होगी, और मैंने बहुत कौन सी बात करनी थी, हाँ। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में ही, बल्कि लास्ट लेक्चर में ही, बल्कि सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में ही पढ़ा था एक बात, यूज वाइट कलर, कि ये क्या, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल था ना, ये डेफिनेट इंटीग्रल था, ये हमें क्या बताया था? ये हमें बताया था एरिया अंडर द कर्व, राइट। एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, ये हमें क्या बताएगा? अब एरिया अंडर द कर्व और इसका ग्राफ ना कुछ ऐसे करके बनता था, राइट, ऐसे कर कर, और हम ये वाला एरिया निकालते थे, राइट। ये एफ ऑफ एक्स, ये सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में था। और अब क्या होगा, हमारे पास याद रखना, हम लोग ना मूव करेंगे, टू डी है, सिंगल वेरिएबल में टू डी में होते हैं, डबल वेरिएबल में हम मूव कर जाएंगे थ्री डी से। इंटरेस्टिंग है कि मुश्किल है, वो आगे पता चलेगा, उसको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो कोई बात नहीं, अभी तक जितना पढ़ा है ना उसको अभी अब तक आपने हजम करना है। अभी हम पढ़ते हैं मजीद तक आपको फील है, ठीक है। थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं, बिकॉज हम नोट्स चाहते हैं साफ बने, राइट। टिल नाउ हमने ये पढ़ा है सिंगल वेरिएबल क्या होता है, कि फंक्शन, डबल वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, और सिंगल वेरिएबल को सिंगल इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में और सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, डबल वेरिएबल को डबल इंटीग्रेशन करनी पड़ती है और दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना पड़ता है। और मैंने लास्ट लेक्चर से आपको बताया, जैसे सिंगल वेरिएबल फंक्शन से मैंने टिल नाउ आपको बताया कि हमें डेफिनेट इंटीग्रल जो था वो एरिया अंडर द कर्व था। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस तरह करो, थोड़ा सा हमने इसको ऐसे कर लेते हैं कि ना भाई, ये लो ऊपर चले जाओ, ताकि खूबसूरत लगे, ताकि खूबसूरत लगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जस्ट एरोज, नथिंग स्पेशल। इधर आ जाओ। अब थोड़ी सी कहानी को शुरू करते हैं।
ओके, लेट्स शुरू में थोड़ा सा मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे बहुत सारे सवाल हैं, वो देख लेना अगर किसी ने स्किप करना वीडियो का पार्ट, चैप्टर्स बने हुए हैं। डबल इंटीग्रल डिबल अ डबल इंटीग्रल्स इज एक्टिंग लाइक अ एरिया अंडर अ सरफेस। वो क्या था? एरिया अंडर द कर्व। इधर देखो, सिंगल वेरिएबल में क्या था? एरिया अंडर द कब। अब यहां पर क्या है? एरिया अंडर द सरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसको हाईलाइट कर लो जल्दी से। एरिया अंडर द सरफेस। और याद रखना, हम डबल इंटीग्रल में 3D में मूव कर जाते हैं। इसका मतलब है तीन एक्सिस होंगे। अब तीन एक्सिस होंगे। और अब मैं एक बात कहती हूँ, अब आपने चुप करके सोचना है कि जी में आप एक कमरे में बैठे हुए हो, यकीन है इस कमरे के कोई ना कोई फ्लोर होगा। एग्जैक्टली फ्लोर होगा। ये जो फ्लोर है ना, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये रीजन है। और जो आपकी छत है ना, कमरे की छत, आपका रूफ है, जो भी छत है, वो आप समझो कि ना वो अब जी एक्सिस है। अब हमारे पास डबल इंटीग्रेशन में कमरे की जमीन, आपको एक फ्लोर भी दे दिया गया है और आपको रूफ भी दे दिया गया है। मतलब ऐसे समझो कि आप कमरे में बैठे हो जिसका छत और जमीन आपको दे दी गई है। यकीनन इसके दरमियान जो वॉल्यूम है, अब कमरे में आपको वॉल्यूम नजर आ रहा होगा, और इस कमरे का कोई ना कोई एरिया भी होगा, 3D ऑब्जेक्ट है। तो हम डबल इंटीग्रल से वॉल्यूम और एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और यकीन करो कि अपने कमरे को गौर से देखो तो आपको नजर आ रहा होगा, जिस डब्बे के अंदर आप बैठे हो ना, इस डब्बे का कोई ना कोई वॉल्यूम है। जिस डब्बे के अंदर आप बैठ के मुझे सुन रहे हो, उस डब्बे का कोई ना कोई एरिया है। तो हम डबल इंटीग्रेशन से हम वो कैलकुलेट करेंगे। इतनी बात समझ आएगी कोई ना? अल्लाह करे आप वहां पहुंचे हो। सिमिलरली आगे आ जाओ। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, जो कि हम सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में करते थे, वही कैलकुलेट दिस थिंग विच इज कॉल्ड वॉल्यूम अंडर द सरफेस। अब ये बात समझ आएगी कोई ना? अल्लाह करे पहुंचे हो जहां समझाने की कोशिश की है। ओवरऑल रीजन, और रीजन इन द एक्स वाई प्लेन। मैंने कहा ना कि कमरे की जो छत है, वो कमरे की छत है, और जो फ्लोर है ना, आपका फ्लोर कमरे का है ना, वो आपका एक्स वाई प्लेन है। बात समझ आई कि नहीं? अल्लाह के लिए पहुंचे हो। और अभी इधर आ जाओ जल्दी से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा जो जी, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन है। और वो उसका रीजन जो है ना, वो फंक्शन जो है वो एक्स वाई प्लेन पर डिफाइन है। तो जो उसका सरफेस होगा ना, वो हम लोग बताता है बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल। ये लो ऐसे कर कर। बात समझ आ गई? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, टोटल वॉल्यूम बिटवीन द सरफेस इन द रीजन एक्स वाई प्लेन। अल्लाह करे पहुंचे हो जहां पहुंचाने की कोशिश की है। यही वाली बात मैंने भी बताई है। ये देखो, ये हमारा फ्लोर है। दिस इज ओवर फ्लोर। फ्लोर, फ्लोर। और ये कमरे की छत है, रूफ। और ये बीच में आपका कमरा है जिसमें आप बैठे हो, और ये वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है बाय डबल इंटीग्रल। मैं सीधा लिखने की कोशिश करती हूँ, बाय आई डोंट नो, बाय दिस थिंग, डबल इंटीग्रल। और क्या होगा? वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जी हमारे पास फंक्शन है, और विद रिस्पेक्ट टू डी भी लिख लो, या फिर आप जो डी है, जो मैं डी एक्स वाई लिख लेता सीधी तरह, बस एक्स वाई प्लेन में है, बिकॉज ये देखो ना, ये एक्स वाई प्लेन में है। बात समझ आई कि ना? अल्लाह करे पहुंचे हो जहां पहुंचाने की कोशिश की है। और ये देखो, अच्छा ठीक है जी, पहले वापस चलते हैं इधर। जब मैंने कहा आपको बताया सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में, इधर आ जाओ, थोड़ा सा जूम इन कर लो, इधर आ जाओ। लेट्स टेक दिस थिंग। ओके, प्यारा बनाने की कोशिश करते हैं। ये ए है, ये बी है, और इस इंटरवल पर मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है। और मैंने अब इसका एरिया फाइंड करना है। इट मीन्स दैट मैंने इस फंक्शन को करना है इंटीग्रेट। ठीक हो गया? इंटीग्रेट करना है। अब मेरी बात सुनो, कैसे इंटीग्रेशन होती है। मैं क्या करूंगी, इस पूरे एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है, मैं इसका स्लाइसिस करूंगी, ऐसे कर कर, 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 ऐसे कर कर। और वो कैसे करेंगे? मेरा जो एक क्लोज इंटरवल है, मैं इसको तोड़ दूंगी, इसके मजीद सब इंटरवल्स डिफाइन करूंगी, और उस सब इंटरवल से ऐसे कर कर, 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 ये जो रेक्टेंगल्स बनेंगे ना, इन सारे रेक्टेंगल्स को, बल्कि आप इस तरह करो, आप इसको इस तरह समझ लो, ये जो एक रेक्टेंगल ही बना रही है, नजर है स्टेप, ये डी एक्स है, और ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो ये देखो, इस ट्रिप पर जो है इंटीग्रल ऐसे होगा, एफ होगा। इस ट्रिप पर जो मैं एरिया किस तरह कैलकुलेट करूंगी, एफ ऑफ एक्स,
और dx, और जब एफ ऑफ एक्स डी एक्स करने से मेरे पास एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल निकल जाएगा, तो अब मैं एक स्ट्रिप का रेक्टेंगल करूंगी, एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड करूंगी, और मैं सबको जब इंटीग्रेट कर दूंगी ना, तो मुझे सारा का सारा एरिया मिल जाएगा ऐसे। ठीक है। एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, और एक टुकड़े की वैल्यू फाइंड कर कर उसको इंटीग्रेट करना। और इंटीग्रेट करना इज लाइक अ सम, इंटीग्रेशन इज लाइक अ सम, लेकिन इनफाइनाइट सम को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये जो ये वाला साइन है ना, ये साइन, ये जो इंटीग्रेशन है, ये सम होता है कॉन्टिन्यूस कर्व का। इट इज अ कॉन्टिन्यूस सम, कॉन्टिन्यूस सम। जबकि ये समीशन वाला सम होता है ना, इसको डिस्क्रीट सम कहते हैं। डिस्क्रीट सम, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, कॉन्टिन्यूस का मतलब जैसे हम अलग अलग नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूस सम। तो इंटीग्रेशन सम होता है, तो किसी एक पार्ट को हमने कैलकुलेट किया उसका एरिया, और बाकी सारों को इंटीग्रेट करने से हमें ओवरऑल सम मिल जाए, तो हमने इस तरीके से एरिया अंडर द कर्व फाइंड किया। इस तरीके से समझ आए किस तरह करके, तो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप्स में अपने कर्व को डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिला एरिया अंडर द कर्व। आई होप के पहुंचे हो। मैं मुझे पता है कि जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे कि मैं रीमन इंटीग्रेशन पर नहीं जाना चाह रही, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि जो लोग इंजीनियरिंग और बाकी डिसिप्लिन के बच्चे हैं, उनको मैं रीमन इंटीग्रल्स पर लेके गई, तो मुझे पार्टीशंस और सब डिवीजन बहुत कुछ बताना पड़ेगा, तो मैं वहां नहीं जाना चाह रही कि लोअर सुप्रीमम इनफीमम और ये सब कुछ डिफाइन करके क्या बनता है। मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, बिगर पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, अल्लाह करे आप पहुंचे हो। राइट, तो इधर आ जाओ। तो अब क्या होगा, अब मैंने ये वाली कहानी भी सुना दी आपको। अब इधर क्या होगा, वो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में था। अब ये देखो, अब हम क्या होगा, हम वर्टिकल स्ट्रिप्स के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भी डिवाइड करेंगे। देखो ये मेरा, आई शुड चेंज कलर दिस। ये देखो, ये एक्स वाई प्लेन है। पहले मैंने एक्स वाई प्लेन पे ही आपको बना के दिखाया ना वर्टिकल। तो अब क्या होगा, पहले अब वर्टिकल स्ट्रिप्स ये नजर आ रही है, उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भी हम बनाएंगे। अब 2D के अंदर, अब सॉरी, अब 3D के अंदर, मतलब डबल इंटीग्रेशन के अंदर हम वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भी बनाएंगे। और जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाएंगे, तो ये खास करके डब्बा बनेगा। नजर आ रहा है कि नहीं, नजर आ रहा है कि नहीं। और हम एक डब्बे की वैल्यू फाइंड कर कर बाकी सबको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसी इसको इंटीग्रेट करके बाकी सबकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, जिस तरह हमने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में किया, वहां पर किया। तो ये देखो, अब ये तो हमने ऑटोमेटिकली वॉल्यूम दिखाया है ना, और ये देखो ये ऐसे बन जाता है अगर सारे के सारे को हम फिल कर दें। नजर आया कि कोई ना नजर आया, इसी पिक्चर से ये बना। आई होप कि तुम्हें छोटा मोटा फील मिली हो। उसके बाद आ जाओ ये, तो हमें ये समझ आ गई। अगेन 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 अगेन, हमारे पास एक दो वेरिएबल में मौजूद फंक्शन है, और अगेन अगर वो दो वेरिएबल्स में मौजूद है, डबल वेरिएबल मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, तो वी नीड टू वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू विच आई वांट टू इंटीग्रेट। और सिमिलरली, अब मुझे ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये लिमिट्स है एक्स और वाई की। डबल सिंगल वेरिएबल में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल की करें तो हमारे पास दो लिमिट्स थी, अब दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करें तो चार लिमिट्स आएंगी। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर एक्स की भी क्या लिखा हुआ है, एक्स की लिमिट दी हुई है उन्हें हमें ए और बी, और वाई की वेरिएबल दी हुई है सी और डी। अगर आप सोच रहे होगे, अगर आप कलम नजरिया सोच रहा होगा इन्होंने तो ऐसे लिखी है, मैंने वैसे क्यों लिखा, तो उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये रीजन है कि मैंने डी एक्स पहले लिखा, तो एक्स की लिमिट पहले लिखनी है। जब डी एक्स पहले लिखा है तो एक्स की लिमिट पहले लिखनी है। लेकिन अगर आप यहां पर देखो, यहां पर देखो डी वाई पहले लिखा है तो वाई की लिमिट पहले आएंगी। समझ आई कि ना, आई कि ना। आई होप कि तुम पहुंचे हो जहां हमने पहुंचाने की आपको कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब सवाल करते हैं। असल मजा तो सवाल करके ही आएगा, क्योंकि असल समझ ही हमें सवाल से ही आएगी। तो इफ आई हैव अ क्वेश्चन, पहले हम एक आसान सवाल करते हैं ताकि हम तो कुछ समझ तो आएगी, हुआ क्या। इधर आ जाओ, इधर आओ। सवाल ही इंडियन करने हैं, और यकीन करो इनके सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपको पिछली इंटीग्रेशन आती है तो। ओके, सो लेट्स टेक दिस थिंग वी हैव, एक्स जीरो से वन जा रहा है, लेट्स से वाई जीरो से टू जा रहा है, और हमारे पास फंक्शन एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पर डी वाई और डी एक्स देख लो। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला काम जो इस पूरी कहानी में मिलते ही करना है,
हमने ये काम करना है, पहले हमने डिसाइड करना है हम किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं। जो सा मर्जी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मेन सेम। इधर आ जाओ, हमने डिसाइड कर लिया अपने सही कि हमने वाई के रिस्पेक्ट में पहले करना है। तो डी वाई ऐसे आगे ब्रैकेट में और ये ऐसे, इसकी कहानी ये बन गई। राइट एल्यू। ओके, अब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स इज कांस्टेंट। तो इसको आप देखो क्या होगा, एक्स के साथ वाई आ जाएगा और वाई के साथ वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर रूल लगाया है, और समझ आई होगी, आई होप के समझो मैंने इंटीग्रेशन क्या की है। और 0 से लेकर 2 तक और dx। बात आ गई समझ। अब जल्दी से हम डाल देते हैं, अपर लिमिट क्या है, वाई की जगह आएगी 2x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4/2 माइनस 0, -0। टेंशन ही नहीं है, लोअर लिमिट 0 है, दैट इज वाई। तो याद रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, राइट। आई होप कि इतनी बात तो आती ही होगी भैया आपको। ओके, सो यहां से देखो क्या बचा हमारे पास, इन दी एंड बचा क्या है, 0 से लेकर 1, 2x+2 और dx। यही है ना, अब क्या बचा है, अब तो कुछ भी नहीं बचा, एक्स का स्क्वायर बाय 2 और इंटू 2 था। तो ऑफ कोर्स ये 2 खत्म हो गया, इसको खत्म करते हैं अब यहाँ से। और +2x, और साथ में आ जाएगी हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज, अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो क्या कहते हैं 1+2, लोअर लिमिट इज 0, 0, तो आंसर इज 3। बात खत्म। बात समझ आई कि नहीं, बात समझ आई कि नहीं। आई होप कि तुम पहुंच गए हो जहां हमने पहुंचाने की कोशिश की है, राइट। ओके, तो अब अगेन याद रखना, when I integrated with respect to y, I treat x as a constant because, ये देखो, I treat x as constant। बात समझे, कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन, जैसे ये देखो ना, अगर 2 और dx हो, 2 है तो 2 इंटीग्रेशन से बाहर गया dx, और यहाँ 1 आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या होता है x। ए गल समझ आई कि नहीं, आई हो के पहुंच गए हो जहां पहुंचाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं भैया। चलो भाई, पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, विच इज नॉट अ वेरी मुश्किल सवाल, आप कर सकते हो। ओके, ओके 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 ओके, लेट्स टेक दिस कलर। ओके, सो अगेन, पहले तो मैं कहती हूँ सब कुछ छोड़ो, सफाई से लिखना शुरू करते हैं। सो 0 से लेकर 3 तक बात जाएगी, और साथ में ऐसे कर लो, अब इस तरह करते उल्टा करते हैं कहानी को। मैं पहले इंटीग्रेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन वाई के, ठीक है। तो यहां पर अगर आप गौर से देखो तो ये पहले डी वाई लिखा हुआ है, इस कलर चेंज करो, पहले डी वाई लिखा हुआ है, पहले डी वाई लिखा हुआ है। तो इट मीन्स दैट पहले डी वाई लिखा हुआ है, तो इट मीन्स दैट कि अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं कौन कौन सी मुसीबत आई जा रही है। पहले डी वाई लिखा हुआ, तो ये वाई की इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल क्या है, लिमिट्स और इसकी लिमिट है। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करना चाहिए तो आई हैव टू रिवर्स दैट थिंग, राइट। सो इधर आ जाओ, सो यहाँ पर आ जाएगा, ओके, सो मैं कर देती हूँ 1, 2 बाहर गया, 0 से 3 अंदर आएगा, एक्स का स्क्वायर +2, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अंदर और डी वाई गया बाहर। और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट भी डाल देते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। ऑल दो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर देना अच्छा है, कुछ चीज़ें करना अच्छी बात होती है। ये देखो 1 से गया 2 तक, और यहाँ पर देखो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो एक्स का क्यूब ओवर क्यूब, और ये लो, ओवर क्यूब नहीं ओवर 3, और यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेकर 3 तक डी वाई। 1 से लेकर, अपर लिमिट डालो क्या आएगा, 3 की पावर 3 क्या होता है भैया, 81, 81/3 आ जाएगा, 81/3, और यहाँ पर आ जाएगा वाई और डी वाई। अब मैं 0 डालूंगी तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं डालनी लोअर लिमिट, मुझे पता है 0 होती है। अब 81/3 तो निकाल दो, कांस्टेंट है, 0 से लेकर 1 वाई डी वाई। ओके, सो 81/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर वाई का स्क्वायर बाई 2, ये लो, और साथ में आ जाएगा 1, 2। तो डाल दो भैया अपर लिमिट, लाइन डाल देते हैं। ओके, सो 81/3 आ गया। अपर लिमिट क्या है 2, तो 2/2 क्या आ जाए, अपर लिमिट क्या होगी 4/2, और -1/2, विच इज इक्वल टू 81/3, एज इट इज आएगा। यहाँ पे आएगा 2/1/2, विच इज इक्वल टू 4 - 1।
विच इज थ्री, थ्री से कट जाएगा। 81/2 इज द आंसर। ये थ्री इस थ्री से कट जाएगा। पहुंच गए हो? आगे समझ। इतनी सी बात थी। ओके। आगे बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगेन ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो जेम्स थॉमस फिनी की बुक जो है थॉमस कैलकुलस, और जेम्स टिबेट की बुक से लिए गए हैं। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और अच्छे सवाल है। ओके, अब आ जाओ नई चीज को समझते हैं, विच इज दिस थिंग सोल्यूशन। कैलकुलेट डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स डी ए, और लिखा हुआ है। ठीक है जी भैया, ये कहा जा रहा है। पहले हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं। प्लस है माइनस है बीच में, माइनस एक्स का स्क्वायर बाय, और यहाँ पर उसने हमें एक्स की लिमिट दी हुई है, एक्स की लिमिट दी हुई है विच इज 0 से लेकर 2 तक, और वाई की लिमिट दी हुई है -1 से लेकर 1 तक। और इस तरह को पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना चाहती हूँ। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले करना चाह रही हूँ। मेरी मर्जी, मैंने हवाओं में ऐसी बात की है। आप विद रिस्पेक्ट टू वो तब पहले कर लेना, टेंशन नहीं है। 0 से लेकर 2 तक डी वाई और फिर डी एक्स। राइट। आगे बढ़ते हैं, बल्कि वही कलर ले लो, कलर बार बार चेंज करना प्रॉब्लम बन जाएगा। राइट, तुम्हारे पास ये सिचुएशन बनी है। तो आप कर दो जल्दी से इंटीग्रेट। 100 y आ जाएगा, -6 x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ओवर 2, और साथ में आ जाएगा -1 से लेकर 1 dx तक। और यहाँ से 0 से लेकर 1 तक गए 100 x, और यहाँ पे आ जाएगा 100 y, सॉरी। और यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ओवर 3। तीसरी साथ आएगा। गलती मार दी हमने। -1 1 dx। सो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल 0 से लेकर, अपर लिमिट क्या है 1, तो 100 माइनस 3 x का स्क्वायर। उसके बाद में माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है, अच्छा ठीक है लोअर लिमिट डालते हैं भैया, -100 के अंदर डाल दो -1, और -3 के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वैसे, बस एक्स का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा dx। राइट, हो गया। आगे देखते हैं 0 से लेकर 1 तक। हु 200। ठीक है, ये दोनों मिलकर 200 बना देंगे। यहाँ पे आएगा माइनस प्लस, ये हो गया, बस 200 ही आना है, काम खत्म। कैसे, समझ आइए कोई ना। ये इसके साथ खत्म हो गया, और ये प्लस हो जाएगा 100, ये -100। तो आगे देखो क्या बनेगा, बहुत ही आसान सवाल था वैसे ये तो। हो गया हमारे पास 200 x, और यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 2 तक। आंसर इज 400, बात खत्म। आई समझ या नहीं भैयो? आगे समझ। आ जाओ भाई, टेंशन नहीं है। द थिंग इज दैट आगे मूव करते हैं, नए नए सवाल आ रहे हैं, स्टेटमेंट बदलती जा रही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय elliptical पैराबोलाइड दिस एंड बिलो द रेक्टेंगल दिस। ओके भैया, टेंशन ही कोई नहीं है। अच्छा याद रखना, ये देखो ये देखो, ये बिलो द रेक्टेंगल का वर्ड क्यों लिखा गया है, बताती हूँ, अभी समझाती हूँ। ये देखो, ये रेक्टेंगल है। मैंने बताया था ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों स्ट्रिप करेंगे। तो ये जो अंदर पड़ी हुई चीज है ना, ये अंदर नजर पता नहीं आएगी आपको, आ रहा है कि नहीं, ये रेक्टेंगल्स बनेंगे। आई होप के समझ आई हो कि नहीं। उफ, कहाँ गया इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, ये था। आ जाओ भाई, इसको फाइंड करते हैं कि ना। ओके, सो इधर से आ जाओ, हमारा फंक्शन ये है +x का स्क्वायर +3 y का स्क्वायर, और dx और dy। पहले डी विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, फिर मैं पहले कभी विद रिस्पेक्ट टू x पहले कर रही हूँ, फिर y के रिस्पेक्ट में बाद में कर रही हूँ। ये बताने के लिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले जिस मर्जी के रिस्पेक्ट में करो, तभी मैं हर सवाल में चेंज कर रही हूँ, ताकि बाद में ये ना हो कि बच्चे रट्टा मारे। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक मैंने इंटीग्रेशन लिख दी। तो ये दीज आर दी वाई की लिमिट्स, ये वाई की लिमिट, ओहो ये वाई की लिमिट्स थी और ये एक्स की लिमिट थी, तो मैंने एकदम लिख दिया। ये एक्स की लिमिट और ये वाई की लिमिट, एक्स की लिमिट और ये वाई की लिमिट। बात समझ आई मैंने किस तरह लिखा है, पहुंच गए हो? वेल डन। आगे आ जाओ भैया। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स पहले कर रही हूँ, तो डी एट 10 x प्लस एक्स का क्यूब ओवर 3 प्लस वाई का क्यूब कुछ भी नहीं होगा, 3 x वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया।
और यहाँ पे आएगा डी वाई, कोई टेंशन भाई बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी आपको। और यहाँ पे आएगा 0 से लेकर 1 तक, तो डाल दो भाई ठा करके अपने अंदर लिमिट्स। अपर लिमिट क्या है हमारे पास, 10 + 1/3 प्लस 3y का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट डालने का फायदा ही नहीं क्योंकि लोअर लिमिट पे वैल्यू 0 हो रही है, हमें पता चल गया है। और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू डी वाई करना है 0 से लेकर 2 एज इट इज। यहाँ पे आ जाएगा 10y + 1/3y। एक सेकेंड इसको ऐड ही कर लो यार, 10 + 1/3 करना है। तो क्या आएगा, 30 + 1/3, विच इज, हाँ, विच इज इक्वल टू 31/3। बात समझ आई कि नहीं भाई, सॉर्ट आउट कर दे कांस्टेंट टाइम जितनी भी थी उसको आपस में, क्या बार बार करना था बाद में फिजूल में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 31/3y प्लस 3 का क्यूब, ओवर 3 आना था वो 3 से कट गया। तो ऐसे कर कर अब इंटीग्रेशन हटा दो भाई, इंटीग्रेशन सारी कर दिए। तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, 0 से लेकर 2 तक। ठीक हो गया, अपर लिमिट डालो, 130/31/3। अपर लिमिट हमारे पास 2 है, प्लस 2 का क्यूब क्या होता है भाई, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक हो गया, तो सिचुएशन हमारे पास क्या बन गई यहाँ से, विच इज इक्वल टू 31/3, 3 की बजाय मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, विच इज 31 × 2, 31 × 2, थोड़ा सा हिसाब किताब कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 62 होता है वैसे तो, लेकिन 31 × 2, 2 और 62, हाँ वही तो सही, देखो इतना भी मैथ्स कमजोर नहीं है मेरा। 31/3 आ गया, 31/3, सॉरी 62/3, सॉरी 62/3, 62/3 + 8। सो यहाँ पे आ जाएगा 62 + 24 डिवाइडेड बाय 3। तो 64 में प्लस कर दो भैया, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, जल्दी से करके बताओ भैया हमें। ओके, 62 + 4 24, 62 + 24। ठीक है भाई, जो भी आंसर आता है इन दी एंड आप खुद ही लिख लेना। पहुंच गए होगे हमने आपको जहां पहुंचाने की कोशिश की है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। तो यहाँ पर अब आ जाएगा हिसाब किताब के बाद 86/3। बात समझ आ गई सबको एकदम, पक्की बात है। चलो भी आगे बढ़ते हैं। होए होए होए, एक और सवाल, सवाल पे सवाल है, टेंशन नहीं लेने का है। ओके, सो अगर आप इस सवाल को ना बहुत गौर से देखना, पहुंचोगे अल्लाह करे वहां तक जहां पहुंचाना चाह रही हूँ, पहले बहुत गौर से देखो। ओके, सो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, हमारे पास सिचुएशन ये है कि पहले तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर मुझे पसंद नहीं होता, मुझे आदत है बार बार कलर बदलने की। इधर आ जाओ। सो इधर देखो, बाय साइन एक्स वाई, और साथ में डीए पर है, डीए की जगह लिख लो DXY। ठीक हो गया। अब हमने पहले फैसला ये करना है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें पहले या विद रिस्पेक्ट टू वाई करें। मैं आपको मशवरा देती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करेंगे, तो लेट से एक्स की लिमिट पहले क्या आ जाएगी। ओके, एक्स हमारे पास आ रहा है 0 से लेकर 1 तक, और वाई मेरे पास आ रहा है 2 से लेकर जा रहा है 0 से लेकर π तक। हो गई समझ के नहीं, अल्लाह करे पहुंचो जहां तक पहुंचाने की कोशिश की है। ओहो, 0 से लेकर 1 तक, अल्लाह माफ करे। 1 से लेकर 2 तक है, और दूसरी 0 से लेकर π तक। बात समझिए, इससे लिख के लिखा है भाई, इससे लिख के लिखा है। ये बाय की लिमिट्स है, और ये हमारे पास एक्स की लिमिट है। बात समझ आ गई कि नहीं, पहुंच गई हो जहां पहुंचाने की कोशिश की है। ओके, अगर गौर से देखो, मैंने कहा मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले। अभी आपको समझ आएगी वाई मैंने ये ऐसा क्यों कहा, अल्लाह माफ करे। ऐसे कर करूँ, ठीक है। होए होए होए, 0 से लेकर π तक, और अब अगेन साइन फंक्शन है, और साथ में साइन का एंगल क्या है, साइन का एंगल है भाई XY। और हमने डिफरेंस इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू DX, तो एक्स तो एंगल है, साथ वाई पड़ा हुआ है, वाई क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट अंत पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है ना। एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब यार एक्स वाई का अगर आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आंसर आएगा, वाई। तो वाई साथ पड़ा हुआ है, बात समझ आएगी नहीं। पढ़ा था ना ट्रिगो फंक्शन में, इंटीग्रेट, अगर ट्रिगो फंक्शन को इंटीग्रेट करने को कहा जाए तो एंगल का डेरिवेटिव साथ पड़ा होना चाहिए, तब हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखो पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होती है, -cos XY, और साथ में आ जाएगा XY, और साथ में ठा करके ये,
और इंटीग्रेशन क्या है, 1 से लेकर 2 तक, और dy। बात समझ आई कि नहीं? पहुंच गए हो? चलो वेरी डन। ओके, सो अपर लिमिट में अगर डाल दूं तो अपर लिमिट डालते हैं भाई, 0 से लेकर तक, माइनस अपर लिमिट है हमारे पास cos 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos x, और यहाँ पे आ जाएगा dy। बात समझ आ गई किस तरह मैंने किया है? समझ आई होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना था, कर दिया, टेंशन नहीं है अपने को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब लगा दो माइनस। ओके, सो अब हमने ना इंटीग्रेशन करनी है। अच्छा ठीक है जी भाई, अब 2x है। अब 2x की इंटीग्रेशन करने के लिए हमें 2 साथ में चाहिए, राइट? सो -1/2 ये करेंगे, 2 साथ बनाने के लिए, और साथ 2x कर दो, और यहाँ पे आएगा dy, dy, dy चाहिए भैया। अब हमें इसके लिए ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट, राइट? एक सेकेंड, वी मेड अ मिस्टेक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ y आएगा। सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया है भैया हमने, तो y तो आएगा ना, मैंने पकड़ के मजे से y कर x के कर दिया रिस्पेक्ट में, राइट? तो यहाँ पर आएगा y, और यहाँ पर हमारे पास आएगा dy प्लस, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, इसका जो एंगल का डेरिवेटिव है ना वो तो 1 है, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। तो -1/2, और अगेन कॉस का जो है वो इंटीग्रेशन हमारे पास होती है साइन y, और साथ में लगा दो 0 से लेकर तक, प्लस यहाँ पर भी आएगा भाई साइन y, और लगा दो 0 से लेकर तक। इसका आंसर भाई 0 है, बात खत्म, है ये आंसर 0। मैं आपको कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन कर लो कि आंसर 0 है। वो इस तरह मुझे पता चला क्योंकि जब अपर लिमिट, और वैसे आप इसको सॉल्व करना, आंसर लिखेगा 0 ही। जब हम इसमें अपर लिमिट डालेंगे ना, तो साइन पाई माइनस साइन 0 होगा, साइन पाई भी 0 के इक्वल होता है, साइन 0 भी इक्वल होता है 0 के, तो ऑटोमेटिकली 0 0 0 0 हो जाएगा एकदम, राइट? अगर मैंने आपको बताया था कि इस सवाल में पर्टिकुलरली अक्लमंदी का तकाजा है कि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लें एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू वाई, मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई, सवाल को देखो, सवाल को देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, नजर आ रहा है? हाँ देखो, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करती ना, तो यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाना पड़ जाता। बात समझ आई कि नहीं? शायद मैंने आगे रखा हो सोल्यूशन, नहीं रखा, नहीं रखा, चलो नहीं रखा, तो मुझे वहां पे इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाना पड़ जाए, तो अभी सवाल बहुत लंबा हो जाता है। तो वो यकीन करोगे, ये ना आपने, तो मैंने बताया ना, मैं बताना ही चाहिए थी इन दी एंड के जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है ना, किस रिस्पेक्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट पहले करना है और ये किसके रिस्पेक्ट में, ये इसके लिए कोई जनरल रूल नहीं है, ये आपकी अक्लमंदी का तकाजा है कि आप अपने लिए सवाल को मुश्किल बना सकते हो खुद अपनी अकल से, या अपने लिए सवाल को आसान बना सकते हो अपनी अकल से कि नहीं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एस दैट इज बाउंडेड बाय द इलेप्टिक पैराबोलाइड दिस एंड द प्लेन इज दिस एंड दिस एंड दिस। होए होए होए, साथ में ये देखो पिक्चर भी दिया हुआ है, टेंशन नहीं है अपने को। अगेन, पहले तो ये देखो, इसमें से भी बनाएंगे। तो जी में आपने बताया था, पहले भी किया था, जी इज इक्वल टू f(x, y) लिखा हुआ था। तो अगेन जी जो है वो सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इस सवाल को हम जी के टर्म्स में लिख सकते हैं, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। और यहाँ पर प्लेन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, टेंशन नहीं है। सो हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इसका कैसे निकलेगा, v दूसरे वाला लेते हैं, ये वेलोसिटी वाला v हो गया। सो इसका निकालना बहुत आसान है, v इस तरह करते हैं, चलो 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2, टेंशन ही नहीं है। और यहाँ पे आएगा 16 - 2 x⁻², और -2 y⁻², y2, और यहाँ पे आएगा dx और dy। कोई टेंशन नहीं है भाई, जिस मर्जी के रिस्पेक्ट में पहले कर लो, जिसके दिल के रिस्पेक्ट में बाद में कर लेना, टेंशन ही नहीं है। 0 से लेकर 2। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 16x माइनस x³ / 3 माइनस 2x 2xy का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक dy। कोई मैंने टेंशन डाली आपको? बिल्कुल भी नहीं यार, देखो सिंपल इंटीग्रेशन है, नथिंग नथिंग डू। बस आपको ना वही जो डेफिनेट इंटीग्रल्स के रूल्स बताए थे ना, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में, वही याद रखना है। और यहाँ पर ना इन सवालों में बस थोड़ा सा अक्ल चाहिए, डबल इंटीग्रेशन बिल्कुल बहुत आसान है यार।
बहुत बहुत आसान है। अच्छा, मैं रेकमेंड करूँ, मुझे भूलना, जब बुक्स बुक्स रेकमेंड करनी थी, मैं इस लेक्चर में, पहले तो मैंने प्रीवियस सिंगल वेरिएबल लेक्चर्स में मैंने आपको रेकमेंड की थी बुक, वो थॉमस मेनी की बुक की थी रेकमेंड, और साथ में क्रैकिंग द जीआरई, कैलकुलस लाइफ सेवर, और साथ में वो की थी बुक जेम्स टिबेट की मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। आज मैं आपको एक और बुक रिकमेंड कर रही हूँ विच इज कॉल्ड एस एम यूसुफ की एनालिटिकल ज्योमेट्री विद, हाँ एनालिटिकल ज्योमेट्री वाली बुक है। पता नहीं उस बुक का नाम क्या, एस एम यूसुफ की जो कैलकुलस की बुक है यार, पर्पल वाली, बहुत अच्छी है। उसमें काफी अच्छे कैलकुलस का सवाल है, तो आपने अपना उसको कॉन्स्टेंट बैंक के तौर पर ट्रीट करना है, और सवाल आपने वहां से करने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप थॉमस कैलकुलस की बुक से लो और जेम्स टिबेट की बुक से लो, लेकिन क्वेश्चन आपने एस एम यूसुफ की बुक से करने हैं। तो बुक्स की बात कर लिए तो लिमिट डाल देते हैं भाई, 16 × 2 क्या बन जाएगा, 32। 32 एक्स की जगह डालना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स की है। और एक्स का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होगा, इट्स 8/3। और यहाँ पर एक्स की जगह डालेंगे तो 2y ऐसे ही रहेगा, और 2 डालोगे तो -4 हो जाएगा। इतनी बात समझ आइए ना, ट्रैक किया थोड़ा सा कैलकुलेशन, आई होप कि तुम्हें कैलकुलेशन समझ आई हो। और यहाँ से आ जाओ dy। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 32 को मल्टीप्लाई करोगे 3, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 9। सो 996 में से आप माइनस कर दो 8। इधर से आ जाओ, ये नहीं हो सकता, 8 आ जाएगा यहाँ। 16 में से 8 निकालोगे तो 8 8 88। सो यहाँ पर आ जाएगा 88/3। आई होप कि मैंने कैलकुलेशन ठीक की हो, ऑल्दो मेरा थोड़ा बेसिक मैथ्स खराब है, मैं मानती हूँ, अक्सर गलतियां कर देती हूँ, रियली सॉरी। पर यहाँ आ जाओ, पर थोड़ा देख के आई होप कि सही किया हो। सो 0 से लेकर 2 तक जाएगी बात, और यहाँ पे आ जाएगा 88/3, और -4 x का y² और dy। सो अब यहाँ से आ जाएगा 88/3y -4y³ 3, और साथ में 0 से लेकर 2 हमारा वो लिमिट है जो हमने डालनी है। सिचुएशन समझ आ गई क्या बनी है, कुछ भी नहीं बना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल समझने वाली बात है। 88/3 2 आ जाएगा साथ में, और यहाँ पर आ जाएगा 8 का, 2 का क्यूब क्या होता है भैया, 8। बात समझ आ गई। अब 88 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ तो क्या बनेगा, पता नहीं अब क्या बनेगा, ये सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेना। इन दी एंड जो भी आप कैलकुलेशन करोगे ना, आंसर 48 आएगा बाद में, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कर कर देख लेना इंशाल्लाह ये, ठीक है। आगे बात समझ, कैलकुलेशन है यार, कर लेना, आ जाएगी, क्या हो गया, कैलकुलेटर से कर लेना अगर दिल ना करे तो। समझ आ गई सवाल में, व्हाट वी हैव डन, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकाला, बिकॉज z इज इक्वल टू f(x) था, वैसे कर कर निकाला। ये देखो, थोड़ा सा जूम आउट करके देख लो, व्हाट वी हैव डन, राइट। आगे समझ। ओके, नेक्स्ट चीज चलते हैं। अच्छा, अभी तक ये था, अभी तक ये था कि टेंशन नहीं थी। अगर आप अभी तक देखो, हर सवाल में एक चीज क्या थी, वो ये चीज थी, लिमिट, कांस्टेंट लिमिट, कांस्टेंट लिमिट, कांस्टेंट लिमिट्स। आगे भी देखो, कांस्टेंट लिमिट्स, कांस्टेंट लिमिट, ओहो, कांस्टेंट लिमिट डाली हुई है देखो। अबे जितने भी सवाल किए ना, उनमें ना कांस्टेंट लिमिट थी, टेंशन ही नहीं थी कोई यार। ये देखो, हर सवाल में कांस्टेंट लिमिट थी, कोई दुनिया में टेंशन नहीं था, हम चिल चल रहे थे। हमने कहा भाई डर, जो डबल इंटीग्रल है बहुत आसान है यार, बस। फिर जिंदगी में आई ट्विस्ट ट्विस्ट, और कहानी में ट्विस्ट ये आया कि अब हम नॉन रेक्टेंगुलर या फिर जनरल रीजन पर किस तरह फाइंड करते हैं डबल इंटीग्रल, वो सीखेंगे। ही इसका मतलब है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक इंटीग्रल की लिमिट कांस्टेंट टर्म होंगी, लेट्स से ए भी कर लो, चलो ए भी कर लेते हैं। एक इंटीग्रल की टर्म ए एंड बी होगी, दूसरे की टर्म जो है ना, दूसरे की टर्म कोई ना कोई फंक्शन होगा, g(x) कह लो, यहाँ पर भी g1(x) कह लो, उसको g2(x) आ जो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वो इंटीग्रांड, और वो दो वेरिएबल जिनके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो अब सिचुएशन भैया इस किस्म की बनेगी। ये सिचुएशन कब बनेगी, ये सिचुएशन तब बनेगी, ये सिचुएशन तब बनेगी जब यहाँ पे ये लिखा हो जनरल रीजन्स के लिए, ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो आज ऊपर से पढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास f(x) एक पॉजिटिव फंक्शन हो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, f(x) मेरे पास एक पॉजिटिव फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ओवर r, और r क्या है, यहाँ पर मेरा रीजन है। तो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रीजन, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रीजन बिटवीन ए, क्या है, फ्लोर, प्लेन है, सरफेस क्या है, छत,
तो वो फंक्शन की के दरमियान वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हम डबल इंटीग्रल से फाइंड करते हैं। ये चीज पूरे लेक्चर में बता बता के भाई थक गए हैं, अल्लाह करे आपको समझ आई हो। तो इफ अ रीजन इज लाइक वन शोन इन द वर्क, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि हमने जो रीजन फाइंड करना है ना, ओहो दिस टेक दिस कलर, वो रीजन देखो बिलो द एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है एक्स वाई प्लेन के। ठीक है, तो ये देखो, ये अबव द एक्स वाई प्लेन है और ये बिलो द एक्स वाई प्लेन है। बात समझ आई कि ना? ठीक है, आई होप कि समझ आई हो। ये देखो, तो अब उसके दरम्यान फंक्शन भी होता है। अब आके मैं आपको बताती हूँ आगे क्या बनेगा। अब आके मैं कुछ आगे बताती हूँ। और अब यही होगा जो बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वही मैंने बताई है। अब याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी एक्स लिमिट्स जो है ना, अब एक लिमिट के अंदर जो फंक्शन आएगा दूसरी लिमिट पे कांस्टेंट होगी। जब भी फंक्शन जो लिमिट के अंदर पड़ा हुआ है वो फंक्शन अगर एक्स की टर्म में हो, जैसे एक्स माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाए और माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिमिट आ जाए यहाँ पे इतना करो जीरो से लेकर टू तक, तो याद रखना क्योंकि यहाँ पर एक्स की लिमिट इन टर्म्स में लिमिट लिखी हुई है, तो ये याद रखना ये वाई का लिमिट होगी। और यहाँ पे जो दूसरा है ना ऑटोमेटिकली वो एक्स की हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि वन से लेकर वाई तक आ जाए और जीरो से लेकर टू तक आ जाए, तो अब देखो जो फंक्शन है ना वो लिमिट का वो वाई का है। अल्लाह का नजर आ रहा हो, आई डोंट नो मैं लाइट कलर क्यों ले रही हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा होगा बैकग्राउंड की वजह से। ये देखो कांस्टेंट है ना वाई के टर्म्स में ना, तो वो एक्स की लिमिट होंगी। आई होप कि तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ आया हो। तो हम वहाँ पहुंच जाते हैं, टेंशन नहीं है। अब जल्दी से सवाल करते हैं ताकि तुम्हें समझ आए कि क्वेश्चन से कि कैसे करना है। बाकी ऑल द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन और सब कुछ सेम ही रहेगा। बीच वाले जो इंटीग्रांट को कैसे सॉल्व करना वो तो इट विल रिमेन सेम। उसके बाद यार ये वाली बात मैं आपको समझाती हूँ, पहले हम इधर आ जाते हैं। ओके जी, अब बहुत गौर से समझते हैं, ये जो बात लिखी है मैं इसी को समझाती हूँ। फाइंड द वॉल्यूम, इधर आ, थोड़ा सा जूम अप करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म हुज बेस इज अ ट्रायंगल। इसका मतलब है, अब बेस की बात की गई है तो इसका मतलब है जो उसका बेस है ना वो एक्स वाई प्लेन में, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। और उसने कहा हमने ना वॉल्यूम फाइंड करना है प्रिज्म का। वॉल्यूम फाइंड करना है प्रिज्म का, इधर देखो, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है प्रिज्म का। और उसकी बेस जो है ना वो ट्राइंगल पे है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन बन गया, अब इस पे जो है ना ट्राइंगल बनाना है। कैसे ट्राइंगल बनाना है कि जो, और वो इट इज बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करो भैया, एक्स इज इक्वल टू जीरो वन, इससे। और वाई एक्सिस पर ये देखो वाई इज इक्वल टू एक्स, और वाई इज इक्वल टू एक्स। अल्लाह करे मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि स्लोप होती है ऐसे कर कर, ये स्लोप। बात समझ आई किस स्लोप बनाई गई है, किस तरह बनाई है मैंने? आई होप कि समझ आई हो। जो गिवन डेटा था ना वो मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। और अभी देखो, अब देखो अब किस तरह करना है, हमने लिमिट फाइंड करनी है। अब देखो, पहले मैं एक्स की लिमिट लिख कर दिखाऊंगी एंड देन, और ये जो ऊपर लिखा है ना फाइंडिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, वही फाइंड करना सिखाती हूँ। तो इधर आ जाओ, पहले हम किस तरह लिखेंगे। ओके, डबल इंटीग्रल आएगा, हमारा फंक्शन क्या है, प्रिज्म वाला भाई फंक्शन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, ओके, सो इन द एक्स वाई प्लेन, और आगे ये लिखा हुआ है। तो डबल इंटीग्रल है, और ये बीच में मैंने जो फंक्शन था वो मैंने जैसे मैं जब स्क्रीनशॉट लिया ना तो उसमें मैं लिखना ही भूल गई। तो ये और विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है कि विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले करना है, पहले ये देखो अब एक्स की लिमिट कैसे निकालनी है। अभी देखो, एक्स की लिमिट ऐसे निकालनी है कि दोस्तों, ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस तरह करके निकालनी है ऐसे कर कर। तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर वन है, तो वन, वो जीरो नीचे आएगा वन यहाँ पे आएगा, तो एक्स की लिमिट कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर आप वाई की लिमिट कैसे निकालें, तो वाई हमने ना ये फाइंड करना है, ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। सो अभी देखो वाई की लिमिट हम ऐसे निकाल लेंगे, विच इज यूज करते हैं कोई डिफरेंट कलर। ये देखो, ये वाई एक्स ऐसे करके। अगर आप गौर से देखो भैया, अब गौर से देखना, तो वाई के ऊपर वाई की जो लोअर लिमिट है ना भाई वो जीरो जा रही है, और वाई की जो अपर लिमिट है ना वो वाई इज इक्वल टू एक्स ग्राफ है, तो वाई यहाँ पर एक्स आ जाएगा। बात समझ आई मैंने कैसे निकाला है? आई होप कि तुम्हें समझ आई हो। अभी देखो यहाँ पे कैसे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने आपको वॉल्यूम लिमिट्स निकालने का तरीका सिखाया है ना, ये यूजिंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है। आप हॉरिजॉन्टल भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो भी सिखाती हूँ, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद पहली चीज पढ़ते हैं हम, थोड़ी सी इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते हैं जो उन्होंने यहाँ पे लिखी है, ताकि हम समझ आए क्या लिखा हुआ है। हमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन फेस्ड बाय evaluating the double integral, when faced by evaluating double integral, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड,
देन डू 3 स्टेप्स। अब ये 3 स्टेप जो उसने हमें बताए हैं, अब ये तीनों स्टेप्स हमने करने हैं। अब सुनो और बहुत गौर से अब इन स्टेप्स को सुनो। सबसे पहली बात है स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। जो स्केच ऑफ जो हमें दिया गया है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, उसको हमें स्केच करना है, जैसे मैंने यहाँ पर स्केच किया। ठीक है। उसके बाद किया है हमने फाइंड करनी है वाई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इमेजिन अ वर्टिकल लाइन कटिंग थ्रू द आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वाई। ये देखो, हमने ये जो मैंने ऑरेंज से बनाई है, मैंने वर्टिकल लाइन जो है वो सपोज की, और ये देखो ये इंक्रीज हो रही है, नजर आ रहा है भैया इंक्रीज होता हुआ विद जैसे जैसे जो ऊपर कर्व जा रही है y इज इक्वल टू एक्स के साथ इंक्रीज होती नजर आ रही है कि भैया कि नहीं, ऊपर जाती नजर आ ही रही होगी। तो एंड लीव उस पर कहाँ गया, हाँ, mark the y values where l enters and leaves. These are the y limit of integration are usually, और y ये लिखा हुआ है ना भैया, these are the y limit of integration and these are usually a function of x। वो फंक्शन ऑफ x का होगा या फिर लिमिट का होगा। और लिमिट, अब x की लिमिट किस तरह निकालनी है, चूज द x की लिमिट दैट इंक्लूड्स ऑल द वर्टिकल लाइन थ्रू ये, और x की लिमिट ऑटोमेटिकली वैसे करके निकल आती है। जैसे यहाँ पर देखो एक फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पर देखो फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन में देखो उसने ऐसे करके निकाली है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। तो ये देखो, तो ये कर्व है, ये हमारे पास कर्व है विच इज अ सेमी सर्कल। और तो उसने क्या किया है, ये देखो ऐसे करके, जिस पॉइंट पर, इसमें देखो ना, जिस पॉइंट पर वर्टिकल लाइन कर्व के अंदर एंटर हो रही है वो लोअर लिमिट है, और जिस पॉइंट पर लीव हो रही है वर्टिकल लाइन वो उसकी लोअर लिमिट है। और ये कर्व की ग्राफ फंक्शन है। और ये देखो, अब ये देखो, जो हमारा ये है ना वर्टिकल, ये हमारे पास y की लिमिट, x की लिमिट है। y की लिमिट इस तरीके से निकालनी है और y की x की लिमिट इस तरीके से निकालनी है। आई होप कि समझो, अभी भी नहीं समझ आए तो कोई टेंशन नहीं, आगे बहुत सारे सवाल कराऊंगी, किसी ना किसी सवाल में कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, कुछ भी कर लेना। सवाल पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, बस नियत होनी चाहिए। ओके। ओके, फिर अब विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले करना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाद में करना है। तो 0 से लेकर 1 यहाँ तक आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो 3 के साथ वाई आ जाएगा, माइनस एक्स के साथ भी वाई आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर 0 से लेकर एक्स तक और डी एक्स। कोई टेंशन नहीं, ये वाली चीज तो हमें अब आती है। तो अपर लिमिट क्या है, 3x, माइनस यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट में डालूंगी नहीं, लोअर लिमिट डालने से सब कुछ जीरो हो जाएगा, बिकॉज लोअर लिमिट इज 0। आई होप कि तुम्हें समझ आई हो व्हाट आई हैव डन। सो अब यहाँ पर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पर एक्स का क्यूब बाय 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स का क्यूब बाय 6 आ जाएगा, और यहाँ पर वो आएगा 0 से लेकर 1 तक। ओके, तो अपर लिमिट डालोगे आएगा 3/2, उसके बाद 1/3, और साथ में आ जाएगा 1/6। अब लोअर लिमिट डालने का कोई फायदा नहीं है, यकीन करो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आंसर 0 आएगा। अब इस सब में एलसीएम करना है भाई, क्या करेंगे एलसीएम, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1/6। तो 9 में से यहाँ पर आएगा 6/6 विच इज इक्वल टू 1। इसका आंसर भाई 1 है, इस आंसर है। आई होप कि तुम्हें समझ आई हो व्हाट वी हैव डन, किस तरह हम लोग जो हमें जनरल रीजन होते हैं उनकी हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं, जो हमें डाटा दिया हो उस तरीके से। और यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा, तो ये हमने अभी तक किया है। ओके, अभी ये उसने बताया कि हम, अच्छा, अभी मैंने आपको निकाला वर्टिकल स्ट्रिप से किस तरह इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन किस तरह फाइंड कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, अब हम पहले वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ ड्रॉ कर रहे थे, मैं ऐसे करके मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ की थी ना, ऐसे कर कर भाई, ऐसे कर कर, तो मैंने वाई की लिमिट निकाली। अब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप निकालूंगी। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होगा, ये देखो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में एक्स की वैल्यू ऐसे करके निकालूंगी, ऐसे करके। अब इस केस में जब मैं x की वैल्यू ऐसे करके निकालूंगी ना, तो x की लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट x की क्या आ रही है, y, क्योंकि वर्टिकल लाइन जो है वह ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन एंटर हो रही है, इस पॉइंट पर y हो जाएगी, और उसकी अपर लिमिट क्या आएगी विच इज 1। ठीक हो गया। और अगर मैं बात करूं अपना y की, तो y की लिमिट अगर आप देखो तो वो यहाँ से निकल रही है, सॉरी, y की लिमिट यहाँ से लेकर निकल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, विच इज 0 से लेकर 1 तक। और फंक्शन वही रहेगा, 3 - x - y।
और डी एक्स पहले आएगा और अब डी वाई आएगा, और उसके बाद उसमें वो आपने इंटीग्रेट कर लेना वैसे जैसे हम पहले करते रहे हैं। बात तुम्हें बताइए कि वर्टिकल स्टेप और हॉरिजॉन्टल स्टेप से किस तरह हम एक जनरल रीजन की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस निकाल सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया और आपको समझ भी आई हो। ओके, बड़े मजेदार सवाल आ गया आई गेस। ओके, यहां पर आ जाओ अगेन, और जो भी इंटीग्रेट करते हैं जो उसने में दिया हुआ है। अच्छा, पहली बात याद रखना कि मुझे कैसे पता चला ये जनरल रीजन है। अगर मैं ऊपर ना लिखा हो, लेट से यहाँ कुछ भी ना लिखा होता, ये बात ना लिखी होती, तो मुझे कैसे पता चलता? मुझे इस तरह पता चलता कि एक जो लिमिट है ना, जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन से पता चलता। क्योंकि मुझे वाज़ह तौर पर बताया ही नहीं गया भैया कि कौन सा सरफेस है यार। लिमिट वाज़ह तौर पर बताई ही नहीं गई है, ठीक है। पहले याद है, पहले कितना आसान था, दुनिया इतनी आसान थी, दुनिया में इतनी आसानी थी हमें दुनिया में, कि हर चीज गिवन थी, बस यार पुट 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 करना था। अब अगेन यहाँ पर भी देखो, ओए ये क्या हो गया? ये पिछले सवाल जैसा बिल्कुल लिमिट वही है। अब x की वैल्यू क्या दिया गया है भाई? x इज की वैल्यू, x इज इक्वल टू 1, एक वर्टिकल लाइन बिल्कुल खींचा है, ये x इज इक्वल टू 1। अब ज्यादा उधर बन गई, इतना 1 का डिस्टेंस थोड़ा सा इधर आ जाता है। ये x इज इक्वल टू 1 हमारी वर्टिकल लाइन है, और दूसरी क्या दी है? y इज इक्वल टू x, जिसके अगेन ऐसे करके ये स्लोप गुजरती है ओरिजिन से। ये एक स्लोप होती है रीजन से। अच्छा, याद रखना इस डबल इंटीग्रेशन में ना आपको थोड़ा सा ग्राफ का इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो ग्राफ की जनरल इन्फॉर्मेशन ही ना होगी तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। अब इधर देखो, फिर से अगेन हमें ऐसा करना है, और साइन एक्स ओवर एक्स, ये कहानी है। ओके, अगेन अब क्या करना है? अब पहले इस तरह वर्टिकल लगाऊं कि हॉरिजॉन्टल लगाऊं, जो आपको हो मैं वो लगा देती हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इसमें अक्लमंदी का तकाजा है कि आप वर्टिकल लगाओ। वर्टिकल लगाओ, ठीक है, वर्टिकल लगाते हैं। तो वर्टिकल लगाते हुए ये देखो, जीरो से लेकर बाय एक्स की लिमिट क्या आ रही है? 0 से लेकर 1, और वर्टिकल लगाओ, ये वर्टिकल सॉरी वर्टिकल लाइन बाहर चली गई है, ये देखो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन किस पॉइंट पर हमारे कर्व में एंटर हो रही है? x इज इक्वल 1 पे। और किस पॉइंट पर लीव हो रही है? y इज इक्वल टू सॉरी 0 पर। y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है, y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है, तो y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और लीव किस पॉइंट पर कर रही है? x पॉइंट पर। और यहाँ पे अब dy पहले आएगा और dx बाद में आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि पहले विदेश कि हम इसमें वर्टिकल लगाएं तो ही हमारा फायदा है, हॉरिजॉन्टल में हमारा बिल्कुल फायदा नहीं है। इसका फायदा आपको अभी नजर आएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना, आपकी तबक रोशन हो जाएंगे। वो सुनो कैसे होंगे। 0 से लेकर 1 तक ऐसे रहेगा। अब ये देखो, ये चीज पूरी की पूरी हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। और अपर लिमिट ये लो, तो 0 से लेकर 1 तक आ जाएगा, सॉरी 0 से लेकर x तक आ जाएगा, 0 से लेकर 1 तक, और तो यहाँ पर आ जाएगा x साइन एक्स ओवर एक्स, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। लोअर लिमिट में नहीं डालूंगी क्योंकि लोअर लिमिट में आंसर 0 हो रहा है, दैट इज वाई। अब 0 से लेकर 1 साइन एक्स ओवर एक्स हो गया ना भैया, आसान, चुटकियों में आसान सवाल हो गया। ये नहीं था कि मुझे सवाल पहले ही पता था, बात ये थी कि मैं थोड़ी शक्ल भी लगाई है यार, देखो वैसे भी ना करो मेरे साथ, ठीक है। बट ठीक है, बट याद रखना मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले कहा, आप दोबारा कह रही हूँ, एस एम यूसुफ पे बहुत अच्छे सवाल है डबल इंटीग्रेशन की, वहां से करना, ठीक है। शाबाश, कर लेना। उसके बाद आ जाओ भाई, टेंशन क्या है कि 0 से लेकर 1 तक साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉज एक्स, और साथ में आ जाता है अप 0 1। तो अब आ जाएगा अपर लिमिट पे साइन 1 कॉज 1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0। तो कॉस 0 इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 1, और है रेज हो जाओ यार, माइनस कॉस 1 प्लस 1, ये आंसर है। बात समझ आ गई सबको? आई होप कि आई हो। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था कि इस पे हॉरिजॉन्टल वाला ना लगाना, इस पे हॉरिजॉन्टल लगाओगे भी तो आंसर फेल हो जाएगा, क्योंकि इस पे हॉरिजॉन्टल लगता ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल जो फाइंड लिमिट करने का है, उसका फायदा ही नहीं। बिकॉज अगर हम हॉरिजॉन्टल फाइंड करेंगे ना, अगर हम हॉरिजॉन्टल फाइंड करेंगे तो हमारा सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल ना भाई ऐसा करके बनेगा, ये ऐसे करके। तो x की लोअर लिमिट क्या आ रही है? x की लोअर लिमिट आ रही है y, और अपर लिमिट आ रही है 1, और y की लिमिट आ रही है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक। यही कहानी है ना। तो अगर आप गौर से देखो, बीच में फंक्शन आ जाता है साइन एक्स ओवर एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना था पहले, फिर वाई रिस्पेक्ट में। और अब मुझे सोच के बताना, मुझे सोच के बताना कि इस पूरी टर्म की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस टर्म की विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या इंटीग्रेशन होगी भाई?
कोई रूल नहीं लगता इंटीग्रेशन का, जितने रूल आपको पढ़ाए थे, ना पावर रूल, ना एल एल रूल, ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट, कुछ भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंटू इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर ऐसी हरकत करते हैं ना, तो हम फंस जाते हैं। आपको आपको कोई इसका डायरेक्ट आपको एंटी डेरिवेटिव मिलता ही ना, और आप फंस जाते, सवाल ही खत्म हो जाता है। तो ऐसी बोंगी नहीं मारनी, जब फंसो तो चेंज करो। अगर ऐसी गलती सवाल पेपर में करो, कैसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आए पेपर में और फंस जाओ, तो याद रखना, चेंज द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है। हमेशा याद रखो, जब सवाल सॉल्व करते हैं ना, जब आप मेरी वीडियो देखो, कुछ भी देखो, तो मैथ्स को ऐसे डील करो जैसे, हमेशा ये देखो, जो मैथ्स में क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको ये बता रहे होते हैं कि आपने पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, मतलब आपने पर्टिकुलर सवाल में क्या अप्रोच लेके आनी है। ये कोई रट्टा तो नहीं है यार, कि इस सवाल में ये सवाल है तो ऐसे सॉल्व कर लो, ये सवाल है तो ये सवाल फॉर्मूला लगा दो। इट इज नॉट रट्टा। आपको हम ये सिखा रहे हैं कि आपने कौन सी अप्रोच करनी है। तो जब देखो, अभी तक टिल नाउ हमने देखा कि जब भी लिमिट्स कांस्टेंट होंगी, तो कोई टेंशन नहीं, जिसको मर्जी पहले इंटीग्रेट कर लो, कोई टेंशन नहीं है भाई, सॉल्व कर लो, सब कुछ दुनिया में अच्छा है। लेकिन जब ऐसा हो कि हमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में एक भी, भाई हमें पहले तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वाज़ेह तौर पर दी ही नहीं जाएंगी। जब जनरल रीजन होगा, हमें खुद पहले स्केच करना है, और फिर वर्टिकल जो स्ट्रिप लगाकर, हमें वर्टिकल लाइंस लगाकर ढूंढनी है लिमिट्स। और जब ढूंढते हुए अक्कल लगानी है कि किसको अगर हम करें, हमारा जो फंक्शन इंटीग्रांट है, जो हमें फंक्शन दिया गया है, उसमें क्या है, उसमें वो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। बात समझ आई। एक मैंने ये वाला सवाल ऐसे कराया, उससे पहले भी मैंने एक सवाल कराया था, जिसको मैं कह रही थी कि जिसको हम नहीं कर सकते वैसे ऐसे कर कर। आई थिंक सो इट वाज, किधर गया, किधर गया भैया, वो भी इसी किस्म का सवाल था, जिसमें मैंने कहा था ऐसे करके आप उसको खोल कर, किधर गया भाई, ये वाला, वो भी साइन वाई वाई वाला था। इसमें मैंने आपको यही बताया था एग्जैक्टली कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करते तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला सवाल बहुत लंबा हो जाता। लेकिन हमें थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करनी थी, कि पहले जब सवाल को देखते ही ना, एकदम सॉल्व करने लग जाना, पहले अपने दिमाग में सोचना है कि यहाँ पर क्या 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 लग सकता है, और क्या 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 में हो सकता है। ठीक है, बात समझ आई। अल्लाह करे भाई तुम पहुंचो जहां हमने आपको पहुंचाना चाहा है। ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे भी सवाल है क्या? अभी वापस आ रहा है। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल है। अगेन, बहुत मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं है। अगेन, सबसे पहली चीज क्या करनी है, स्केच करना है भाई, स्केच करना। एवेल्युएट डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल ले लो, x+2y, और यहाँ पे आएगा ऑफ कोर्स डी, पहले डी बाग देखते हैं। और द डी जो है ना, वो रीजन है बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड दिस। अब थोड़ा सा आपको आना चाहिए, थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ठीक हो गया, हो गया, आ गया, आ गया। तो अब देखो, y = 2x का स्केयर। तो इधर देखो, ये हमारे पास ओरिजिन है, तो 2x का स्केयर है। माशाल्लाह, अच्छा बनाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये y = 2x के स्केयर का ग्राफ है, पैराबोला बनेगा भाई। मैंने कहा ना, थोड़ा सा ग्राफ इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ये ग्राफ होगा, लेकिन याद रखना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऐसे बना, अगर ये खाली होता ना y = x, तो ये ऐसे ग्राफ बनता। अगर खा 2 ना होता, लेकिन सर 2 मल्टीप्लाई होता, इट मीन ये ऐसे बनेगा। और दूसरा क्या है भाई, दूसरा हमारे पास क्या है, अगेन यहाँ पर अगर गौर से देखो तो, मैं दूसरा ग्राफ ने इस कलर से बनाती हूँ। दूसरा ग्राफ क्या है, y = x का स्केयर। एक्स का स्केयर ग्राफ लिया, साथ +1 लिखा हुआ, तो इसका मतलब एक यूनिट ऊपर बनेगा। शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ लगा, आई होप कि अब तुम्हें इतना पता होगा। ये देखो ऐसे ये ऐसे बनेगा। ये हमारे पास ग्राफ है, y = x का स्केयर +1। थोड़ी सी जरा मतलब है वो, स्केचिंग अच्छी नहीं है अपनी, तो आपने तो आपको, हाँ बहुत बुरा बना है। तो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि फील सही आए, ठीक है। ओके, एक मिनट को बस, ज्यादा मैं टिल्ट कर दी नीचे से, तो अब मतलब गुजारा लायक है, ठीक है। ओके, अब हमें समझ आ गई है। तो नीचे वाला ग्राफ ये है, ऊपर वाला ग्राफ ये है, और हमने इनके दरमियान ये वाला एरिया फाइंड करना है। अगेन, अब यहाँ पर एक और कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। पहले अगर गौर से देखो, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डबल इंटीग्रल करेंगे, तो ऊपर कहाँ गया वो जो थ्योरम है, हाँ, इस थ्योरम में उसने हमें ये बताया था, इस थ्योरम को भी गौर से देखो। अच्छा, थ्योरम तो ये नहीं है, थ्योरम तो ये है। हाँ, इस पर हमने बताया था, डबल इंटीग्रल में जब भी जनरल रीजन आएगा, तो हमेशा एक लिमिट जो है वो कांस्टेंट टर्म की होगी, दूसरी लिमिट फंक्शन वाली होगी, दोनों फंक्शंस की नहीं हो सकती। अब यहाँ क्या है भाई, गेस ये है कि हमारे पास में पता ही नहीं है, दोनों ही फंक्शन दी में कुछ समझ नहीं आ रही है। तो हमने क्या करना है, अब हमारे पास दो ग्राफ गिवन है। अब हमने इन दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, हमें दो कर्व दिए, एक है y = x का स्क्वायर,
एंड दूसरा कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू 1 + x² तो कैसे फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? बहुत आसान काम है भाई। दोनों साइड के इक्वल रख दे एक दूसरे के, तो 1 + x² हो गया। तो 2 x² माइनस x² इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से क्या बचा? x² इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +-1। अब x की वैल्यू निकल आई, x इज इक्वल टू +-1। साफ करके लिखती हूँ। अब इस x की हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी? x में डालने से। तो जब x में डालते हैं भाई, x में 1 डालोगे तो +1 डालोगे तो आई विल गेट 2, और -1 डालोगे तब भी 2 ही मिलेगा। टेंशन अभी। हाँ, तब भी 2 ही मिलेगा। ठीक हो गया? सबको समझ आई कि नहीं? यहां तक समझ आई कि नहीं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है जी। तो आ जाओ। अब एक पॉइंट हमें ये मिलेगा, ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। एक इस पॉइंट पर काट रहा है, एक इस पॉइंट पर काट रहा है। तो ये y की वैल्यू यकीनन 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा +1/2, दूसरा है हमारे पास -1/2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हम इस पर लगाएंगे नन अदर देन वर्टिकल लगाओ या हॉरिजॉन्टल लगाओ। आई थिंक सो वर्टिकल लगाने में फायदा है, तो वर्टिकल ये देखो। एक्स की लिमिट क्या आ रही है? ये देखो ऐसे करके हमारे पास एक्स की लिमिट यहाँ पर आ रही है विच इज कॉल्ड -1 से लेकर 1 तक। और वाई की लिमिट कहाँ जा रही है? जीरो से लेकर, नहीं, जीरो से लेकर नीचे वाला ग्राफ क्या है? नीचे वाला ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x²। y इज इक्वल टू 2x²। ऊपर वाला ग्राफ क्या है? x² + 1। और विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आइए कि नहीं भाई? आ गई समझ सबको? बात पक्की बात है। आई होप कि समझ आई हो। -1 से 1 एज इट इज रहेगा। अब अंदर वाले को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू y। तो y + y² और यहाँ पे आ जाएगा 2x² और x² + 1 और dx आ जाएगा। और यहाँ पर देखो -1 आएगा। अब अपर लिमिट डालोगे, अब x के अंदर अपर लिमिट डालोगे तो ये आएगा अपर लिमिट, और साथ में ये अपर लिमिट है। माइनस लोअर लिमिट एक्स एज इट इज आएगा, और 2x² और -2x² आई होप कि समझ आई हो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही किया है। तो सब सवाल में वैल्यूज डाली हैं, अल्लाह के पहुंच गए हो। -1 1। अब यहाँ पे क्या बनेगा? x³ +x + x²। नहीं, यहाँ पर होल स्क्वायर आना है। बात समझे? ये देखो ना, y का स्क्वायर है। तो x⁴ +1, x⁴ +1 +2x² -2x³ और यहाँ पे आएगा -4x⁴। और ये सबको बंद कर दो और फिर लगा दो dx। बात समझ आई किस तरह मैंने किया भैया? हिसाब किताब लगाया, कुछ भी नहीं किया। पहुंच गए वहां तक? ठीक है। ओके। अब क्या करना है भाई? फर्दर करते हैं, टेंशन क्या है। तो ओके, हिसाब किताब करेंगे मजीद। देखो यहाँ पर बनेगा हमारे पास, अब कहाँ लिखें, जगह ही नहीं है मेरे ख्याल में हमारे पास। चलो ओके, इस तरह करते हैं भाई। अब मैं इस सवाल को कर देती हूँ खत्म, और इस सवाल की स्लाइड पे हम करेंगे, इस सवाल की स्लाइड पर हम करेंगे पिछले का सोल्यूशन। ठीक हो गया? माफ करना, अब मुझे सवाल खत्म करना पड़ गया। इधर आ। -1 से लेकर 1 एज इट इज, x⁵ माइनस, अब x + x⁵ -2x⁵। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -x⁵ और देखो क्या आएगा, +x⁴ -4x⁴ तो यहाँ पे आएगा -3x⁴। उसके बाद देखो क्या आएगा, 2x² -2x² एज इट इज आ जाएगा, और +s x एज इट इज आ जाएगा, +1 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा dx। आई होप कि भैया मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हो। फिर भी अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो आपने हमें करना है माफ। एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस, एक सेकेंड माइनस, तो ये देखो माइनस 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 माइनस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आई होप के समझ आई हो। किस तरह पहुंचे हैं हम। एक सेकेंड, यहाँ प्लस आता है, देखा मुझे लग रहा था प्लस है, ये प्लस, तो यहाँ प्लस आता है।
शुक्र है अल्लाह का, मुझे वैसे डर लग रहा था क्योंकि 2x प्लस के स्केयर खुलने से है। अब क्या करना है भाई, बहुत आसान है, माइनस एक्स का क्यूब, x⁴ -x⁴ ओवर 4 आ जाएगा। और साथ में आएगा ओवर 4, यहाँ पर 3 भी आता है भाई। नहीं नहीं, यहाँ 3 नहीं आता। ठीक है। और -3/5 और x⁵ प्लस 2x⁵3/3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ओवर 2। और यहाँ पे आएगा प्लस एक्स, और यहाँ पर डाल दोगे आप -1 से लेकर 1 तक। अब जब सारी वैल्यूज आप डाल लोगे ना, अब प्लस माइनस में मुझे उम्मीद है कि आपको करना आता ही होगा। तो इन दी एंड आंसर आएगा 32/12, 32/15। ठीक है। ओके। आई होप कि तुम्हें समझ आई हो व्हाट वी हैव डन। उसके बाद क्या है, और भी सवाल है, पता नहीं कितने को सवाल लिखे हुए हैं। ओके। हाय हाय हाय। ओके 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 ओके। अगेन अब करना पड़ेगा स्केचिंग स्कूचिंग। y = x। अच्छा, y = x यहाँ है ना, तो y = x-1, तो इसका मतलब है वी हैव टू मूव थोड़ा सा आगे। वी हैव टू मूव यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। करोगे मूव के नहीं करेंगे। ठीक है। वैसे एक बात है, उसको ना हम ऐसे डायरेक्टली थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखो मेरे जहन में एक बात आई, पहले तो हमें निकालना है इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चाहिए क्योंकि हमें एक कॉन्स्टेंट लिमिट चाहिए होती है। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अबे मेरे जहन में एक बात है, ये देखो देखो देखो, तो क्या मतलब बात बन जाए वैसे। तो हमें कुछ अबे जरूरत नहीं स्केच करने की, बताओ कैसे, देखो कैसे, देखो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ये पे हमारे पास है y का स्केयर = 2x+6, और दूसरा है y = x-1। तो अब इन दोनों को थोड़ा बराबर करने के लिए ना ऐसे कर लेंगे। अब दोनों है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2x+1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा x² + 1 -2x। ओके। यहाँ पे होगा x² - 4 x²। और यहाँ पे देखो 5 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। हाँ ठीक है, 6 - 1 5 हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद 6 इधर आ जाएगा, तो -5 हो जाएगा। अब इसको करना भैया इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, -5x -x - 1 यहाँ से निकलेगा x-1, और -1 कॉमन जाएगा, x-5 = 0, x-1, और यहाँ पर जाएगा x-5। सो पॉइंट ऑफ इंटीग्रेट इंटीग्रेट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है। x = +1। एक सेकेंड, x = +1। हुई हुई हुई, इतनी गर्मी ना, तो x = +1, और x पॉजिटिव, एक सेकेंड, एक थोड़ी गलती तो नहीं की, हाँ यहाँ प्लस आना है, यहाँ भी प्लस आना है दोस्तों, माफ करना, ये प्लस आना है। तो यहाँ जगह माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर आएगा -5 +5 और -1। अब इसको डाल देंगे ऊपर, तो y = x-1 डाल दो। अब जब 5 डालोगे आंसर आएगा 4, और जब आप -1 डालोगे तो आंसर आएगा -2। सो हमारे पास कहानी ये बन चुकी है। आगे बात समझ। ओके, अब देखो किस तरह लिखूंगी, एक्स की लोअर लिमिट। अब एक्स की लिमिट क्या निकली है, एक्स की एक लिमिट लिखी है -5 और दूसरी निकली है 5। सो हम -1 लोअर लिमिट होगी, +5 अपर लिमिट होगी। अब y की लिमिट कैसे लिखनी है। अच्छा, इंटीग्रैंड तो हमारी पूरी कहानी में क्या है, एक्स वाई है, और डी वाई के रिस्पेक्ट पहले करना चाहती हूँ, और मैं डी रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में बाद में करना चाहती हूँ। अब देखो किस तरह लिखूंगी मैं। अब मुझे ना थोड़ा सा अकल होनी चाहिए कि ना, मुझे ये समझ आनी चाहिए कि ये जो है ना, ये यकीनन, यकीनन मुझे यकीन है, ये लोअर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है और वो अपर लिमिट है। मुझे किस तरह पता चला, थोड़ी सी ना यार, चालाकी भी चाहिए होती दुनिया में। ठीक है, चालाकी का खाई नहीं मुझे पता चला। ठीक है। या भी इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इस तरह करते हैं, इस सवाल में थोड़ी सी मैं ना कहती हूँ, थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम ना थोड़ा कहानी को उल्टा करते हैं। इस तरह कहते हैं, जो मैंने कांस्टेंट लिमिट निकाली है ना, वो वाई की लिख लेते हैं। तो वाई की कांस्टेंट लिमिट क्या निकली है, कांस्टेंट लिमिट क्या निकली है, -2 और 4। तो इस तरह करो, -2 लिख लो यहाँ पर, और -4 लिख लो यहाँ पर, -2 और 4 +4 लिख लिए। और यहाँ पर डी वाई कर लो, और अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है।
अब देखो मैंने पहले कहा थोड़ी सी ग्राफ की इन्फॉर्मेशन अगर आपको जिंदगी में है ना तो आपको भला हो जाएगा। इधर से देखो किस तरह निकालेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू किस तरह निकलेगी, वाई +1, और यहाँ से एक्स किस तरह निकलेगा, एक्स निकलेगा एक्स का वाई, वाई का स्केयर -6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से निकलेगा 1/2 एक्स का स्केयर माइनस यहाँ से आ जाएगा 3 और इज इक्वल टू एक्स। अब y प्लस, अब +1 है इसका मतलब ऊपर वाला रीजन है। मतलब यार मैं कैसे समझाऊं, तुम लोगों को ना थोड़ा पता होना चाहिए यार, ये देखो ना। अब याद रखना क्योंकि ये +1 है तो इसका मतलब है यकीनन ये ना ऐसे ऐसे कर कर है। और ये देखो ये वाली टर्म है यकीनन जो है ना वो नीचे करके ऐसे करके होगा। तो ऑफ कोर्स ये नीचे वाली लिमिट है वो ऊपर वाली लिमिट है। ये थोड़ा सा ना आपको ग्राफ से बचना है, या फिर इस तरह में हिसाब लगा लो कि यहाँ प्लस आ रहा है ऊपर वाला रीजन होगा, और यहाँ माइनस आ रहा है नीचे वाला रीजन होगा। ऐसे भी करके आप हिसाब लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ना ग्राफ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए तो आप गेस लगा सकते हो। तो लोअर लिमिट हमारे पास आ जाएगी 1/2 y का स्क्वायर -1, और अपर लिमिट क्या लिखा हुआ है मेरे पास, y+1। अब लगा दो भाई, इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करनी है। सो -2 और यहाँ आ जाएगा 4, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, x का स्क्वायर/2 और y आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/2 y का स्क्वायर -3, और यहाँ पर आ जाएगा y+1 dy। राइट हो गया। ओके। ओके, क्या करेंगे अब, क्या करना है भाई, लिमिट डाल दो भाई जो हमने फाइंड की हुई है, -2 4, और अपर लिमिट क्या निकली है, वाई एक्स की जगह लिमिट डाल दी हमने, वाई और ओवर 2 एज इट इज, एक्स की जगह लिखो, अपर लिमिट क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे सर एक्स एक्स बाय वाई कॉन्स्टेंट है, इसको कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो ताकि हमें तंग ही ना करे। राइट, इसको एंड पे अंदर ले आएंगे। तो y/2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले गए। तो माइनस लोअर लिमिट क्या आनी है, 1/2 एक्स का वाई का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा dy। बात समझ आ गई। -1 और 2 4 आना है, मुझे अल्लाह माफ फरमाए, 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे y/2 से, तो यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर +1 +2y, यहाँ से आएगा -1/4 y⁴ +9। समझ आई होगी अल्लाह करे मैंने कैसे लिखा है। और यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ माइनस, ये प्लस यहाँ माइनस आएगा और वहां प्लस आएगा। एक सेकेंड, जो चीज प्लस है ना वो सारी माइनस होती जाएंगी, ये भी माइनस है ये प्लस होगा। 2 से गया 3 y का स्क्वायर, ये होगा dy। आई होप कि मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन किया, आप वहां उस डायरेक्ट कैलकुलेशन तक पहुंच गए हो। अब तो यहाँ जगह ही नहीं है, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ, कोई बात नहीं। -2 4, अब यहाँ से देखो y को अंदर ले जाओ तो यहाँ पे आएगा हमारे पास y⁴ +y/2 प्लस 2 से गया तो y का स्क्वायर आ गया, माइनस y⁵ और नीचे आएगा हमारे पास 8। ठीक है, थोड़ी सा अपने आपने भी अपनी कैलकुलेशन आपसे भी करवानी है भाई, सब कुछ हम खुद तो नहीं करने लगे ना। आई होप कि तुम्हें समझ आई हो किस तरह मैंने जो बात फरमाई है, वो आप अपने थोड़ा खुद भी करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा -9 x/2 और +3 y⁵ और साथ में आएगा dy। और अब अपने सबको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसके बाद लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देनी है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सब कुछ वाई में है तो भाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना कौन सा मुश्किल है। उसके बाद आ जाते हैं, अभी तक हमने ये सीखा है, टिल नाउ हमने वॉल्यूम निकालना सीखा है डबल इंटीग्रल से। हम डबल इंटीग्रल से ना एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सीरियसली कर सकते हैं। लेकिन याद रखना उसमें एक टेंशन है, उसमें टेंशन ये है कि ये देखो, एरिया के लिए एरिया कैलकुलेट करना चाहिएगा तो आपको इंटीग्रांड नहीं दिया जाएगा इस बार। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, dx/dy। बस भाई, कोई इंटीग्रांड नहीं, इंटीग्रांड इस केस में वन होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखो इस सवाल में, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द दिस एंड, तो फिर दो सवाल, बाय रीजन बाय बाउंडेड बाय दिस थिंग एंड दिस थिंग इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। होए 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 होए, फिर एरिया कैलकुलेट करने को आ जा रहा है। अब ये देखो, x = y तो भैया ये है, और y = ये देखो, x का स्क्वायर, ये पैराबोला है। y = x का स्क्वायर ये है, और y = x ये है।
अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे। लिख देती हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ताकि जो बाद में नोट्स देंगे वो हमें गालियां ना देंगे, भाई ये क्या किया, इधर आ जाओ थोड़ा सा लिख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? एक्स का स्क्वायर को इक्वल रख दो एक्स के, तो यहाँ पे निकलेगा एक्स इज इक्वल टू वन। बात खत्म। बात समझ आ गई? और हमने ना फाइन पूरी कहानी में ना ये वाला करना है रीजन, ठ्यू 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 ठ्यू। और यहाँ पे निकला है वन, तो वन निकला है, और एक्स की वैल्यू क्या निकली होगी भाई? एक्स क्यूब। अभी ये यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू क्या निकाली है? वन। और एक्स की वैल्यू वन निकल आई है, तो इसको डाल दो एक्स इज इक्वल टू वाई में, तो वाई से वाई की वैल्यू क्या निकल आई? वन। बात समझ आई? तो यहाँ से वन कोमा वन हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लगाओ वर्टिकल लाइन टेस्ट, लगाओ भाई वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो एक्स की लिमिट तो यहाँ से आ जाएगी भाई, ये एक्स की लिमिट आ जाएगी जीरो से लेकर वन तक, और वाई की लिमिट आ जाएगी ये देखो इस लाइन से। लोअर लोअर कर्व कौन सी है? वाई इज इक्वल टू एक्स का स्केयर, और अपर कर्व ये वाली है, और बीच में आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। 190 ग्राड। यार ये तो दुनिया के सबसे आसान सवाल हो गया। जीरो से लेकर वन वाई आएगा, एक्स का स्क्वायर और टू एक्स का टू, और डी एक्स होगा जीरो से लेकर वन तक। अपर लिमिट क्या है? टू एक्स का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से यह बचेगा जीरो से लेकर वन तक। ओ यहां से आएगा एक्स का स्क्वायर टू एक्स, एक्स का क्यूब ओवर थ्री, और जीरो से लेकर वन तक आंसर है भैया 1/3। काम खत्म। आगे बात समझ सबको यहाँ से? आई होप के अच्छे तरीके से आपको बात समझ आई हो। राइट हो गया? ओ माय गॉड, हमने कर दिया भैया एक गलती। कि गलती हमने यहाँ पर ये की है कि यहाँ पर खाली वाया ना था, ठीक है? तो इसका मतलब है भैया यहाँ पे खाली वाया था, मैंने मजे से ये लिख दिया, सॉरी सॉरी इंटीग्रेशन में गलती कर दी थोड़ी। तो यहाँ पर आएगा अपर लिमिट आएगी ये, थोड़ा सा जो मैं रेस करी उसको रेस करते जाओ, तो यहाँ से अब थोड़े से बदल जाएगा। मैं भी कोई इतनी जल्दी जल्दी सवाल में जिस स्पीड से F16 की स्पीड से लगी हुई थी ना, मुझे पहले शुक्र है पता चल गया। ठीक है, अपर लिमिट क्या आएगा? एक्स माइनस, क्योंकि अपर अपर कर्व ये है ना और लोअर कर्व ये है, वो ही लिमिट। यहाँ से आएगा एक्स का स्क्वायर बाय टू, और यहाँ से आएगा एक्स का क्यूब बाय सिक्स। हाँ नहीं, इसके सिक्स नहीं आएगा, थ्री आएगा। सिक्स क्यों आएगा भाई? थ्री आएगा जीरो से लेकर वन तक। तो 1/2 माइनस 1/3, तो अब आएगा 1/6। बात समझ आई? लोअर लिमिट डालने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है? समझ आ गई होगी, आगे ना समझ। चलो भाई वेल डन। अच्छा जी भाई, नेक्स्ट सवाल भी कोई पिछले सवाल की तरह ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, अब तो हमें हर चीज हमारी उंगलियों में फिंगर टिप्स पे आ गई है, हमें जरूरत ही नहीं है सवाल पढ़ने की। बस हमें ये बताओगे क्या करना है। तो ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर का ग्राफ तो भैया ये है, और वाई 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 प्लस वन प्लस टू, तो यहाँ पे ग्राफ ये गुजर रहा है भाई, ये वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। और अब हमसे कहा जा रहा है भैया ये फाइंड करो। ओहो, यकीनन ऐसे अब यार, अगर आप लोगों को ग्राफ समझ ना आ रही है कि मैं किस तरह ग्राफ फटाफट ड्रॉ कर रही हूँ, तो उसकी वजह ये है कि मुझे ग्राफ आते हैं। तो अगर वो ग्राफ में आते हो, नीचे लिख देना ग्राफ पे, अगली वीडियो बना लेंगे ग्राफ के ऊपर, ग्राफ्स इन डिटेल आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी भैया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के भैया दोनों ग्राफ जो हैं वो आपस में कहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास y का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस टू, तो यहाँ से आएगा y का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, क्वाड्रेटिक बन गया, टेंशन ही क्या है यहाँ से। यहाँ से आएगा -2x प्लस एक्स माइनस टू, यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू प्लस वन, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से निकल गया x की वैल्यू निकली है हमारे पास x इज इक्वल टू -1 और पॉजिटिव 2। और अब ये y इज इक्वल टू एक्स कहाँ गया? अब जो ऊपर है ना कर्व हमारे पास गिवन था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो उसमें डाल दो, जब x की वैल्यू में डालूंगी ना -1, तो आई विल गेट पॉजिटिव 2, और जब मैं x की वैल्यू 2 डालूंगी आई विल गेट 4। बात समझ आई कि नहीं? आगे बात समझ एवरीबडी? वेल डन भैया, वेल डन।
तो यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके। हुफ, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, आलू डाल लेते हैं अपना। ओके। तो यहाँ से मैं क्या डालूंगी, वाई एक्स की लिमिट आ रही है -2/2, और वाई की लिमिट जा रही है मेरे पास, वाई की लोअर, अच्छा ठीक है, वही यार वही करो पहले वो, ये देखो ऐसे कर कर ऐसे कर लो। तो एंटर, नीचे लोअर कर क्या है, एक्स का स्केयर, ऊपर क्या है x+2, समझ आ गई। और हमने एरिया फाइंड करना है, कहा है भैया एरिया फाइंड को, तो टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे आएगा वाई की पहले लिखा है dy/dx, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y, और y के साथ आ जाएगा x का स्क्वायर, x+2, और यहाँ पे आ जाएगा dx -1/2। अपर लिमिट क्या है, x+2, लोअर लिमिट ये है। अब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x माइनस एक्स का क्यूब ओवर क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, अपर लिमिट क्या है, 2, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 4/2 +4 -8/3, और लोअर लिमिट है -1, सो -1/2 -2 +1/3। अब इस सब को हिसाब किताब कर लेना, इन दी एंड जो भी आंसर आएगा मुझे बता देना। इन दी एंड वैसे आंसर 9/2 आना चाहिए। ठीक है, आई होप के समझ आई हो। ओके, आज की आखिरी बात, और आज अल्लाह करे आपको समझ आई हो इंटीग्रेशन की, डबल इंटीग्रेशन की। अच्छा, कभी ऐसा हो कि डबल इंटीग्रेशन में फंस जाओ, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन से भी बात ना बने, किसी तरीके से बात ना बने, और जो सवाल दिया जाए ना, जो सवाल दिया जाए उसमें ना ये टर्म आ रही हो, ये बेटा ये टर्म आ रही हो, चेंज कर देना पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जो आर और थीटा में होता है, और जिसके अंदर एक्स की वैल्यू जो है ना वो होती है आर कॉस थीटा, जिसके अंदर वाई की वैल्यू, मतलब हम कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं तो हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये मैं उसके बारे में मोटी मोटी बातें बता रही हूँ, आर साइन थीटा आपने लिखना है। और यार आर के बारे में ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि आर का स्क्वायर होता है 1 का एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है ना वो एक होती है tan इनवर्स y/x। और इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात सबसे ज्यादा ये है कि जो हम लोग dx और dy थे ना, जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में मूव करेंगे तो उसको हम r d से तो ये जो टर्म है ना आर, बच्चे अक्सर इसको भूल जाते हैं, इसको भैया आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो जल्दी से एक सवाल कर लेते हो भैया जो उसने रखा हुआ है। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। ओके। ओके, तो इसका मतलब है, मैंने भी बताया कि पहली जो है मैं हिंट पढ़ी ना वो इस चीज से थी। ठीक हो गया, तो एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब है एक एक्स के स्क्वायर की वैल्यू 1 है, दूसरा एक्स के स्क्वायर की वैल्यू दिया गया है 4। ठीक हो गया, दूसरी वैल्यू दी गई है 4, 4 यार 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी +-1, और यहाँ से सॉरी 4 की वैल्यू, r की वैल्यू निकलेगी +-1। ठीक हो गया, तो हमें मिल गई भैया r की वैल्यूज। और ओके, तो अब याद रखना इसमें हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेंड हमारे पास 3x, अब x की जगह 3x +4y dx और dy होना था, अब वही चेंजिंग करेंगे, dx y की जगह मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी r dr और d थीटा। और अब इसके अंदर भी चेंजिंग होगी, जहां जहां x है ना उसकी जगह पे क्या लिखोगे, r cos थीटा। तो इधर आओ, किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 3r cos थीटा +4, अब y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर देखो, r का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, और इस सब के साथ आएगा r dr और d थीटा। एनी गल समझ आ गई सबको, आई होप कि तुम्हें समझ आई हो। तो अब ये देखो y इज इक्वल टू, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y की y, अब हमने ये पूरी कहानी में r की वैल्यूज गिवन है, तो ये r की ये दोनों वैल्यूज गिवन है। तो इसका मतलब है जो r है हमारे पास, r का स्क्वायर वो लेस देन 4 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब r का स्क्वायर है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1
और यहाँ से स्केयर खत्म करने के लिए ना भैया, टेकिंग स्केयर तीनों पे ले लो, आर और इसे, तो आर के बाउंड्स में मिल गई है विच इज -1 and 2, 1 and 2। अब हमें थीटा के बाउंड्स के साथ लेनी है। थीटा के बाउंड्स हमें सवाल से पता चला, कैसे पता चला, इधर देखो, हमें इसने पता, अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, तो अपर हाफ प्लेन में इधर से देखो, 0 से लेकर पाई तक। अगर पूरा प्लेन में कहता ना, पूरा सर्कल कहता, तो हमने 2 पाई लेनी थी। अब यहाँ से लेके 0 से लेकर पाई तक आनी। अब क्या करना है, वही जो बचपन से करते जा रहे हो, इंटीग्रेट करना है। कोई भाई अब टेंशन वाली बात रही ही नहीं। हाँ, इंटीग्रेट करते हैं, टेंशन किस चीज की है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर पाई तक, 1 से लेकर 2 तक। अब 3x का 4 जो आर है बाहर अंदर चला जाएगा, थीटा +4 r का क्यूब, और साइन आर का स्क्वायर, और डी आर और डी थीटा। और विद रिस्पेक्ट टू आर हम फर्स्ट इंटीग्रेट करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू आर जब हमने इंटीग्रेट किया, तो 3 cos थीटा को तो भाई कोई टेंशन नहीं है, वो कांस्टेंट रहेंगे, r का क्यूब/3। और यहाँ पे आ जाएगा 4r का 4/4, साइन 4 2 को कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 और 2 हो जाएगी, 1 और 2 हो जाएगी। अब कटिंग शटिंग नजर आ रही है भाई? हाँ भाई, आपको नजर आ ही रही होगी, आप लोग बहुत अक्लमंद हैं। वो ये कि ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, राइट। ओके, सो अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा हम इधर करके लिख लेते हैं। ओके, तो अपर लिमिट क्या है, cos 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos थीटा +2 नहीं, अच्छा, आर के अंदर वैल्यू डालनी है, तो अपर लिमिट आर का क्यूब क्या होगा, 8, प्लस 2 की पावर 4 हो जाएगी 16 sin थीटा, sin² थीटा। उसके बाद प्लस, अब आ जाएगा माइनस, हाँ, माइनस cos थीटा, माइनस 1 आता ना, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 sin² थीटा, यही रहेगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 से लेकर पाई तक, डेट हो गया, कोई टेंशन नहीं है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से देखो, आपको थोड़ी कैलकुलेशन और निकल रही है, 0 से लेकर पाई तक 7 cos थीटा, और -+15 cos थीटा, sin² थीटा, और डी थीटा। ठीक है। अब अगेन कॉस का इंटीग्रेशन, cos 7 बाहर आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, और नीचे sin थीटा, और साथ में जाएगा 0 से लेकर पाई तक, +15। अब sin² थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो होती है θ/2 -1/4 sin 2 थीटा। और साथ में आ जाएगा हमारे पास 0 से लेकर पाई तक लिमिट, और बात खत्म। और इस सारा का आंसर 0 है, मुझसे पूछ लो, मैं आपको आंखें बंद करके बता सकती हूँ कि 0 है। क्यों? बिकॉज ये देखो, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, sin π - sin 0, 0 के इक्वल होता है, बात खत्म। दैट इज ऑल फ्रॉम डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल में हमने एरिया कैलकुलेट करना, डबल इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट पे चेंज करना, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना, और क्या कहता है, और ये करके हमने ये सब कुछ सीखा है आज। ये देखो, दीज आर द थिंग्स। आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छी समझ आई हो, और आप पहुंचे हो डबल इंटीग्रल को समझे हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।